तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज जो हम आप क्लास लेंगे तो झारखंड के जो है झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्मों के सामान्य परिचय। एक छोटा सा शीर्षक बना लेते हैं और देखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है। हम लोग देखेंगे इसको और समझेंगे कि क्या है, कैसे है। तो ध्यान से सुनिए, हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो विशेष रूप से जो है ना, ये जो बौद्ध और जैन धर्म जो है अपने झारखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसकी इतिहास नहीं रही है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी एक काफ़ी लंबी चौड़ी लेक्चर है इसका, है ना। अभी यहाँ झारखंड में उतना ये नहीं है, उतना है नहीं इस मैटर जानने के लिए। जो बेसिक रूप से हम लोग यहाँ बात करेंगे कि बुद्धकालीन या जैन कालीन जो है अवशेष या फिर लेख अपने झारखंड क्षेत्र में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, उसी के आधार पे हम एक कल्पना लगाएंगे कि निश्चित रूप से झारखंड के साथ भी जो है इन बौद्ध और जैन धर्मों का संबंध रहा है। तो हम लोग ऐसे समझते हैं, एक मोटा मोटी ऐसे समझते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्मों को कि, है ना, बौद्ध और जैन धर्मों को हम इस टाइप से समझेंगे कि आप पहले समझिए बुद्ध और बौद्ध धर्म क्या है ना। बुद्ध और बौद्ध धर्म क्या है, सॉरी। तो बुद्ध ऐसे समझिए कि बुद्ध कोई एक व्यक्ति का नाम है ना। बुद्ध जो है कोई एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने तत्कालीन समाज में जो है एक पुरोहितों एवं ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित आडंबर युक्त परंपराओं के खिलाफ जो है इन्होंने एक विचारधारा उत्पन्न किए थे, प्रस्तुत किए थे, जो आगे चलकर काफ़ी पॉपुलर होते हैं और समाज के जो है हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग जो है इनके अनुयायी बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए आप इसके। जैसे हम लोग जानते हैं कि अंगुलीमाल नामक डाकू का उदाहरण लेते हैं, है ना, जो कुख्यात डाकू था, जो गौतम बुद्ध ने उसको जो है उन्हें उपदेश दिया और वो भी जो है अपने गलत काम को छोड़ करके बुद्ध के नीति पर चलने लगे, है ना, बुद्ध के अनुयायी बन गए। फिर हम लोग देखते हैं एक आम्रपाली नाम के सुंदर कन्या जो थी, काफ़ी सुंदर कन्या थी, उनकी एक इतिहास रही है अपनी, जो हम लोग बात करेंगे जब इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ एक बुद्ध काल और जैन काल के बारे में वहाँ पढ़ेंगे, तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि ये जो आम्रपाली थे, इन्होंने भी जो है एक रात में साध्वी बन गई थी। बुद्ध के संपर्क में आते ही रातों रात जो है ये साध्वी बन गई थी। तो ऐसे जो है बौद्ध धर्म काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो पुरोहितों द्वारा उस समय क्या था, ये जो पुरोहितों द्वारा जो है ना समाज के जो है लोगों के जीवन को जो है आपके कई संस्कारों में बांट कर रख दिया था और प्रत्येक संस्कार जो है किसी विशेष यज्ञ, हवन, दान आदि करने के बाद जो है उसको परिपूर्ण समझा जाता था। अगर आप ऐसे दान, यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं तो माना जाता था कि आप जो है पाप की भागीदारी होंगे और आप जो है नरक की भोगी कहलाएंगे। इस टाइप का कुछ कंसेप्ट था, है ना। फिर जैसे हम लोग देखते हैं इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के विरोध में जो है, मतलब ऐसा था, मान्यता था कि अगर आप कोई भी संस्कार जो है आप नहीं करते हैं विशेष पुरोहितों द्वारा, यज्ञ द्वारा या कुछ दान दक्षिणा के माध्यम से अगर आप नहीं करते हैं, पुरोहितों को दान दक्षिणा अगर नहीं देते हैं, तो आपकी मैसेज जो है एक तरह से भगवान के जो ऊपर बैठे हुए हैं उसके पास तक जो है ये लोग नहीं पहुंचाएंगे और आप जो है आप पाप के भागीदारी हो जाएंगे। इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट जो व्याप्त था, तो इन्हीं सब विचारधाराओं से जो है कि विरुद्ध जो है आपका गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे आदमियों ने अपने एक विचारधारा दिए। ऐसे आप समझिए इसको। फिर आगे चलकर इन्होंने यह
ये जानने की कोशिश किया कि क्या ये पुरोहित और जो है ये ब्राह्मण लोग ही क्या भगवान के पास जाने की इन्हीं को इजाज़त है, या ये दूसरे लोगों को भी मतलब हम मतलब ये उस समय की जो जानता है पब्लिक को भी डायरेक्ट भगवान के साथ टच मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ और बात चल रही है। ये सब जानने के लिए ही ये गौतम बुद्ध ने जो है घर से निकल करके भ्रमण किए, जगह जगह भ्रमण किए और जो है तपस्या आदि किए, है ना, ध्यान आदि किए। तो इसके बाद जो है जा करके आपका बोध गया में, है ना, बोध गया में जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वहीं से जो है उन्होंने पूरा हर क्षेत्र में जा करके अपने उपदेश का प्रचार किए, उनके अनुयायी बने, उनको भी फिर बताया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग, जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग जैसे ज्ञान का इन्होंने क्या उपदेश दिया, है ना। फिर जो है इसी सफक्ष में हम लोग समझते हैं कि जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्राप्ति होने के बाद लगभग 45 वर्ष तक बुद्ध ने जो है इधर उधर भ्रमण करके अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उसी समय जो है ऐसा माना जाता है कि हमारा झारखंड प्रदेश में भी उनका पदार्पण हुआ था। ठीक है, तो चलिए यहीं से देखते हैं कि आखिर ये जो हमारे झारखंड में आए थे तो कहाँ कहाँ आए थे। अगर जहाँ जहाँ आए थे अगर वहाँ से हम लोग को कुछ अवशेष वगैरह मिल जाएगा उसके सबूत के तौर पे, तो हम कहेंगे कि हाँ निश्चित रूप से बुद्ध जो है गौतम बुद्ध भी हमारे यहाँ झारखंड में आए थे और निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ा था। तो चलिए इसी को हम आगे चलकर देखते हैं कि क्या था, कहाँ कहाँ पर इनका प्रभाव पड़ा था। तो एक मैप के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक छोटा सा मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं, एकदम अपना आसान सा मैप है, बनाते हैं। ऐसे जो है एक सिंपल सा मैप हम लोग ड्रॉ करके समझते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पर जो है आए थे और कहाँ कहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। ऐसे करके अपना जो है एक मोटा मोटी फिगर ऐसे करके जो है हम लोग बना लेते हैं। बहुत सटीक नहीं है तो आप लोग इसको देखिएगा, उतना ज़रूरत भी नहीं है इसको सटीक बनाने की, केवल और केवल समझेंगे। तो हम लोग जैसे पिछले क्लास में भी बात किए थे कि ये जो क्षेत्र है मेरा पलामू का क्षेत्र है ना। फिर इधर आपका चतरा है ना, फिर हजारीबाग, ऐसे देखते हैं। फिर ये मानभूम का क्षेत्र है ना, ये मानभूम का, इसको धनबाद वगैरह का, ये मानभूम। फिर इधर राजमहल है ना, फिर आपका इधर गुमला, फिर यहाँ पे खूंटी, ठीक है ना। फिर इधर आपका पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम वगैरह क्षेत्र में हम लोग को बुद्धकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ये जो पलामू क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र से हम लोग को क्या, पलामू के जो है मूर्तिया गांव, आप लोग ध्यान में रखिएगा, मूर्तिया गांव से एक जो है क्या मिला था, एक सिंह मस्तिष्क मिला था, जो आज भी हमारे रांची विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित है ना। ये सिंह का मस्तिष्क जो मिला था तो सांची में स्थित जो है बुद्ध स्तूप के ऊपर जो है उत्कीर्ण सिंह मस्तिष्क से मिलता जुलता मस्तिष्क है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पलामू क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं प्रचार हुआ था। फिर चतरा में हम लोग देखते हैं इटखोरी नाम करके जगह, चतरा का जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब नाम थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इटखोरी नामक जगह पर जो है माँ भद्रकाली मंदिर के परिसर से जो है 4 बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जो भिन्न भिन्न मुद्राओं में बैठे हुए हैं। और ये इसका निर्माण जो है बालवी पत्थर से किया गया है ना। और ऐसा माना जाता है कि ये हर्षवर्धन कालीन से संबंध रखता है। ये सब याद रखिएगा, हर्षवर्धन कालीन से संबंध है चतरा के। ऐसे एग्जाम में पूछ देता है घुमा फिरा करके क्वेश्चन को। तो ये चतरा के क्षेत्र में जो हम लोग को बुद्ध मिला था, ये जो है बालवी पत्थर से निर्मित थे, है ना। और हर्षवर्धन कालीन जो है से संबंध इसका था, ये आप याद रखिएगा। फिर हजारीबाग वगैरह क्षेत्र में जैसे काले रंग के बुद्ध के मूर्तियाँ मिली हैं। फिर यहाँ पे जो है क्या है, एक देवी की मूर्ति भी मिली है जिसके ऊपर जो है सिंह सवार है ना। और इसमें यहाँ पे एक जो है एक अर्ध बंगला लिपि में जो है एक लेख भी लिखा है, जिसे माना जाता है कि बंगाल के शासक विजय सेन के जो है देवबड़ा प्रशस्ति लेख से इसका मेल खाता है
है ना। फिर उसी तरह से हम लोग गुमला में देखेंगे तो कटुंगा नामक जगह से जो है आपका बौद्ध के अवशेष मिले हैं। फिर पूर्वी सिंहभूम में देखिएगा तो एक भूला बोल करके जगह था, है ना, भूला जगह से भी जो है बौद्ध के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे जो है ईचागढ़, पूर्वी सिंहभूम के ईचागढ़ के क्षेत्र से भी जो है आपका बौद्ध के अवशेष मिले हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि खूंटी में भी आप देखिएगा तो बेलवादाग नामक जगह से जो है, बेलवादाग, इसको याद रखिएगा, यहाँ बेलवादाग ये हुआ, है ना, कटुंगा गांव, ये बेलवादाग गांव। तो गुमला में जो है कटुंगा गांव याद रखिएगा, यहाँ खूंटी में जो है बेलवादाग गांव याद रखिएगा, जहाँ से हम लोग बौद्ध विहार के साक्ष्य हम लोग को मिला है। इसकी और एक चीज़ इसके साथ हम याद रखेंगे कि ये जो बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं, इसमें प्रयुक्त ईंटों को जो है हम लोग सांची में स्थित बौद्ध स्तूप में प्रयुक्त ईंटों से ईंटों के समान है, और ये जो है मौर्यकालीन ईंटों के समान भी इनको देखा जाता है। ठीक है। फिर अब देखते हैं ये धनबाद, गिरी, मानभूम वगैरह का क्षेत्र में जो है, यहाँ भी आपका क्या बोलते हैं इसको, करुआ गांव, है ना। धनबाद में भी एक जो है, हाँ, करुआ गांव बोल करके एक जगह था, वहाँ से भी बौद्ध मूर्ति का साक्ष्य मिला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी जो है ये था। फिर स्वर्ण नदी के किनारे जो है आपका क्या बोलते हैं, बोधपुर नामक जगह, है ना। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है बोधपुर नामक जगह से भी कई तरह के बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं। अतः कह सकते हैं कि वहाँ भी हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। राजमहल में आप लोग देखिएगा तो राजमहल में एक था आपका क्या था, राजमहल में क्या था, कंकजोल, है ना, कंकजोल नामक जगह पर, राजमहल में कंकजोल नामक जगह से भी बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुए थे, जो संभवतः कनिंघम ने जो है इसकी खोज की थी। तो इस तरह से हम लोग एक मोटा मोटी चीज़ समझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं है अपना बौद्ध झारखंड में बौद्ध काल की। फिर उसी तरह से जैन धर्म के विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो जैन धर्म भी उसी तरह इसी पृष्ठभूमि में आए थे और जैन धर्म के अपने प्रचार प्रसार किए। जैसे जैन धर्म का प्रमुख केंद्र अगर देखेंगे तो ये मानभूम का क्षेत्र ही, है ना, यहीं से मानभूम, गिरिडीह वगैरह के क्षेत्र से, फिर आपका क्या बोलते हैं, ये दामोदर नदी जो जाता है, इनसे पलामू के हनुमान गांव से भी जो है प्रमुख जैन कालीन स्थल से जो है कि साक्ष्य हम लोग को मिलता है। अतः कह सकते हैं कि ये प्रमुख स्थल के रूप में ये जो मानभूम का क्षेत्र उस टाइम था। फिर एक जैन ग्रंथों के अनुसार जो है हम लोग सब जानते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 20 तीर्थंकर का निर्माण जो है पारसनाथ की पहाड़ी यानी गिरिडीह में जो है वहाँ निर्माण की प्राप्ति हुई थी, जो सबसे प्रमुख गुरुओं में से थे। फिर उसी में से 23वें तीर्थंकर जो है पाशर्वनाथ, उनको भी जो है ये गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी में निर्माण प्राप्त होता है ना। तो क्या होता है कि हम लोग और इन्हीं के क्या बोलते हैं, इसी पाशर्वनाथ के नाम से ही जो है इनको पाशर्वनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है, जिसको हम लोग संवेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। तो पाशर्वनाथ के इतिहास हम लोग को पता है, क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता जो है हम लोग को प्रमाणित है ना, और बाकी सबको उतना प्रमाणित नहीं है। इसीलिए मुख्य रूप से हम लोग पाशर्वनाथ के विषय में ही बात करते हैं और जानते हैं। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सावन सप्तमी के दिन जो है ये पाशर्वनाथ को इस क्या बोलते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी पर ही जो है मोक्ष मिला था। इसीलिए प्रत्येक साल जो है उस जगह पर एक मेला आयोजन किया जाता है, जिसको मधुबनी के नाम से जानते हैं। ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर एक वी बॉल के अनुसार जो है, वी बॉल ने एक किताब लिखा था जो जंगल लाइफ इन इंडिया, याद रखिएगा, वी बॉल की किताब जो है एक जंगल लाइफ इन इंडिया में कहा, ये जो सिंहभूम क्षेत्र को हम लोग देखते हैं, यहाँ के आदि काल में जो निवास करने वाले लोगों के लिए शरक शब्द का प्रयोग किया गया है। शरक शब्द तो जैन ग्रंथों में जो है गृहस्थ जैनियों को जो है गृहस्थ जैनियों के लिए ही ये श्रावक शब्द जो प्रयुक्त होता था, उसी से आगे चलकर जो है सरक जनजाति जो है शरक शब्द प्रयोग किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि ये इस जगह पर भी जो है, ये जो सिंहभूम के क्षेत्र में भी जो आदि काल में जो निवास करते थे वो भी कहीं ना कहीं जैन धर्म से प्रभावित थे, क्योंकि उन्हीं के लिए शरक शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जो गृहस्थ जैनियों के लिए इसका श्रावक शब्द से ये बन करके आया था।
तो इतना था जैन धर्म के लिए भी मोटा मोटी चीज़ जानकारी हम लोग ले लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि महाजनपद काल में आगे चलकर हम लोग महाजनपद काल के विषय में भी देखेंगे। तो महाजनपद काल में भी क्या था कि बौद्ध धर्म जब अपने प्रारंभिक मतलब 600 BC के से पहले जो है महाजनपदों की स्थापना हो चुकी थी, जिसमें से सबसे शक्तिशाली अगर आप महाजनपद की बात करेंगे तो वो मगध जनपद था, है ना, जिसके लिए हम लोग किक्कट शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। इस क्षेत्र में क्या था, जिसकी क्षेत्र जो है आप लोग देखिएगा तो इधर पूरब में जो है गंगा, है ना, गंगा के मैदानी तट से जो है लेकर के पश्चिम में सोन नदी तक, फिर दक्षिण में जब विंध्यन पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार हो गया था। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये पूरा का लंबोवेश जो है कमोवेश पूरा झारखंड के ये जो पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र वगैरह सब जो है आपका जाकर के मगध जनपद के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि इस क्षेत्र में लोहे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। लोहे की बहुलता के कारण ही जो है यहाँ पर एक मजबूत टाइप के आपका जाकर के हथियार वगैरह बनाने में सहयोग मिला, जिसके कारण जो है मगध जनपद काफ़ी शक्तिशाली हो गई और अन्य जनपदों पर विजय प्राप्त करने में इसको सफलता मिल गई। फिर हम लोग देखेंगे झारखंड, मौर्यकालीन झारखंड को आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर मौर्यकालीन झारखंड को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से अगला क्लास में हम लोग मौर्यकालीन झारखंड के विषय में बात करेंगे। आज का क्लास यहीं पर विराम देते हैं, है ना। अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्टडी कीजिए, है ना। अपने चरित्र को इस तरह से विकसित कीजिए कि आप जो है सबके आपकी कायल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना, शेयर कर देना, ताकि आप हमको मोटिवेशन भी मिलेगा। और जैसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जैसे ही इस टाइप का वीडियो हम डालेंगे तो आप तक जो है सबसे पहले पहुँच जाएगा। थैंक यू।